हेलो एवरीबॉडी, आई एम शैलेश एंड वेलकम टू द माइलस्टोन चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश और 7वां चैप्टर है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। देखो, ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक, यानी भारत की झलक। और एक्चुअली इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम असम, है ना। तो 3 स्टेट्स यानी 3 जगहों की हम बातें अपने चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। पहला गोवा, एक है बहुत ही अच्छी जगह है कुर्ग, और तीसरा असम। तो 3 शानदार प्लेसेस ऑफ इंडिया जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, उसके ग्लिम्पसेस को देखेंगे, उसके झलक को देखेंगे। पहला जो चैप्टर है वो अ बेकर फ्रॉम गोवा, ये लूसियो रोड्रिग्यूज के द्वारा लिखा गया है, लूसियो रोड्रिग्यूज। तो ये बेकर फ्रॉम गोवा में आपको पता है बेकर का मतलब क्या होता है। बेकर मीन्स जो ब्रेड को बेक करते हैं। बेक का मतलब पकाना, सिझाना किसी चीज को। तो बेकर मीन्स हु बेक्स द ब्रेड, यानी हु प्रिपेयर्स द ब्रेड एक्चुअली। तो गोवा इज़ अ फेमस प्लेस फॉर ब्रेड बेकिंग एंड इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला पार्ट शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। यदि आपको मेरे वीडियो में कोई भी परेशानी होती है, कोई दिक्कत होता है, समझने में परेशानी है, तो आप उसको निश्चित रूप से हमें कमेंट करके बताएं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7050827800 पर भी हमें कांटेक्ट करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज करें, मैं आपके प्रॉब्लम्स को निश्चित रूप से सॉल्व करूंगा। और एक और बात, यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो नहीं मिलता है, देखो अभी तो हमारा चैनल उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, शुरुआत का समय है। तो यदि आपको कोई भी चैप्टर ढूंढना है तो आप उस चैप्टर का नाम लिखोगे और बगल में क्या लिखोगे, अपने चैनल का नाम बाय द माइलस्टोन, है ना। जैसे कि आपको सपोज करो कि आप नेल्सन मंडेला का लिखना है, तो आप लिखोगे नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय द माइलस्टोन, आपको वो सबसे ऊपर में मिल जाएगा। जैसे आपको 100 ड्रेसेस खोजना है तो आप लिखोगे द 100 ड्रेसेस बाय द माइलस्टोन, आपको निश्चित रूप से हमारा वीडियो पहले मिल जाएगा। तो ये था आज आपके लिए कुछ जानकारियाँ। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बिफोर यू रीड भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ योर कंट्री। कहता है कि किस किस प्रकार का इमेज, या फिर माने कैसा इमेज, कैसे व्यक्ति, लोगों के इमेज, प्लेसेस के बारे में क्या चीज़ें आपके मन में आती हैं जब आप अपने देश के बारे में सोचते हो। मुझे तो बहुत सारी बातें आती हैं जब हम भारत के बारे में सोचते हैं। तो भारत तो एक अद्भुत देश है, दुनिया में ऐसा देश नहीं। तो कहते हैं कि भारत के बारे में जब हम यहाँ की समृद्ध कल्चर, यहाँ की परंपरा, यहाँ का ईश्वर के प्रति आस्था, यहाँ के लोगों का भोलापन, बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती है। और यहाँ का एक जो भारत में हर चीज़, हर मौसम मिलता है, ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार का मौसम, हर प्रकार के लोग, हर प्रकार की धर्म, हर प्रकार की आस्थाएं, और उसके बाद भी इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी एकता की मिसाल है हमारा देश। तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में आती है। चलो अगले पॉइंट पे, व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड। देखो एक्चुअली मैं तो बिहार से बाहर 2 ही बार दिल्ली गया हूँ, उसके बाद तो कभी आज तक गया ही नहीं। तो कैन यू, हाँ एक बार रांची भी गया था, है ना। तो कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। तो बहुत सारे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं दिल्ली में, जैसे कि रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार, और फिर ढेर सारे हैं, है ना। और फिर हाँ, मैं हरियाणा भी एक बार गया हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो चलो 2-3 स्टेट मैंने भी घूम लिया है, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है। फिर भी टूरिस्ट वाले जगहों के बारे में बताऊँ तो तुम्हें ले लो, तुम इधर शिमला, मनाली में बहुत सारा जगह है, तुम वहाँ पे आराम से घूम सकते हो, है ना। चलो थर्ड पॉइंट, you may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Yes, very correct. यहाँ पर ये एक और बात मैं बता दूं कि सबसे पहला पुर्तगीज ही था जो कि भारत आया था दूसरे जगह से, और उसी ने भारत की खोज की थी, वास्को डी गामा, है ना। वी ऑल नो इट।
और ब्रिटिश, डच और फ्रेंच के अलावे पुर्तगाली लोग भी थे जिनका अपने देश के इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहा है। और कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस, कौन से इंडिया का पार्ट जो है वो पुर्तगीज और फ्रेंच का इन्फ्लुएंसेस दिखाता है, यानी पुर्तगाली लोगों का प्रभाव है ना, और फ्रेंच लोगों का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ता है अपने देश में, ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो हम लोग इसको जान लेंगे चैप्टर में। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफ़ी, क्या आपको पता है कि कौन से पार्ट में टी और कॉफ़ी का ग्रो होता है? देखो, पहला जो चीज़ है, पुर्तगीज़ लोगों का प्रभाव गोवा में है ना, फ्रेंच लोगों का प्रभाव वो कुर्ग में, और थर्ड जो है हमारा कि किस पार्ट में चाय या फिर कॉफ़ी की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो असम निश्चित रूप से है ना, इसीलिए चैप्टर है द टी फ्रॉम असम। दूसरा है कुर्ग, और पहला जो था वो हमारा क्या था, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। ये क्या कहता है? देखो, सबसे पहले एक मैं बात बता दूं कि पेन पोर्ट्रेट, पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का, पोर्ट्रेट का मतलब तो आपको पता है तस्वीर होती है किसी भी चीज़ की। पेन पोर्ट्रेट का मतलब हम किसी चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जब देते हैं तो दैट इज़ द पेन पोर्ट्रेट। ओके, तो ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, यानी पारंपरिक गोवा के गाँव में जो बेकर पाए जाते थे, यानी ब्रेड को पकाने वाले लोग, ब्रेड को बेचने वाले लोग, वो बेकर की कहानी हम लोग आज इसमें जानेंगे, वो बेकर के बारे में जानेंगे, और उस गोवा के गाँव के समाज में उस बेकर का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आओ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेनिशिंग। देखो, रिमेनिशिंग का मतलब क्या? मेमोराइजिंग, किसी चीज़ को याद करते हुए। नॉस्टैल्जिकली का मतलब क्या? थिंक फॉन्डली ऑफ द पास्ट, किसी चीज़ के बारे में बहुत ही मन से सोचना। कहते हैं ना कि कोई चीज़ के ऊपर बहुत प्यार से सोचते हैं, तो दैट इज़ नॉस्टैल्जिकली, बहुत ध्यान से सोचना, मगन होकर के। अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज एंड द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड। हमारे जो एल्डर्स हैं वो प्रायः ऐसे सुने जाते हैं कि वो याद करते हैं अपने पुराने पुर्तगीज़ डेज को, जब वहाँ पे पुर्तगाली लोग वहाँ पर पाए जाते थे, और उन पुर्तगीज़ और उनके पुर्तगीज़ लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड को। यानी हमारे जो एल्डर्स हैं वो प्रायः पुर्तगीज़ डेज को याद करते हैं, पुर्तगाली लोगों को याद करते हैं, उनके द्वारा बनाए जा रहे फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड को भी मिस करते हैं। देखो क्या कहता है, द ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव बीन वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। क्या कहता है कि वो जो लोब्स, यानी कि वो ब्रेड को खाने वाले लोग, हो सकता है कि शायद आज वैनिस्ड हो गए हों, यानी गायब हो गए हों, अब समाप्त हो गए हों, लेकिन जो बेकर्स है वो आज भी जीवित है, वो आज भी उस ब्रेड को बनाते हैं, बनाने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर्स, द माउल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। और आज भी हम लोगों के पास है कौन? बेकर्स लोग, जो बेक करते हैं। मिक्सर्स हैं, यानी जो पहले देखो डो मतलब होता है आटा, है ना, उसको जो गूंथने वाली जो मशीन होती है ना, उसको मिक्सर बोल सकते हो, या फिर सारा मटेरियल्स जो ब्रेड बनाने में यूज होता होगा उसको मिक्स करने वाली मशीन को मिक्सर। माउल्डर्स का मतलब क्या होता है? उस आटे को या फिर जो गूंथ करके निकलता है उसको शेप देने का काम करता है कि किस शेप का ये ब्रेड होगा, तो शेप देने का काम जो करता है वो माउल्डर्स हो गया। और ये बेक मतलब जो पकाने वाला, यानी कि अभी भी वहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, मिक्सर्स भी, माउल्डर्स भी, यानी जो मिक्स करते हैं वो भी, जो उसको शेप देते थे ब्रेड को वो भी, और जो पकाते थे वो भी। तीनों लोग अभी भी, तीनों टाइप के वहाँ पर लोग अभी मौजूद हैं गोवा में। भले ही खाने वाले लोग कम हो गए हों, लेकिन ब्रेड का बिजनेस अभी भी चलता है। Those age old time tested furnaces still exist। देखो, फर्नेस का मतलब होता है भट्ठी, है ना, जिसमें आग जलती है, चूल्हा। तो वो एज ओल्ड मतलब क्या? युगों पुरानी, बहुत ज़्यादा वर्षों पुरानी। टाइम टेस्टेड यानी कि समय की कसौटी पर खरा उतरा हुआ, समय के साथ वो टेस्ट किया गया है।
तो वो युग पुरानी समय के साथ समय की कसौटी पर खड़ा उतरा हुआ जो भट्टियां हैं, जो वो अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करती है, यानी वो अभी भी वहाँ पर है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, और भट्टियों में पड़ी हुई जो आग है वो आज भी बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल, देखो, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। देखो ये क्या कहता है कि वो थर्ड एंड जिंगल, देखो थर्ड का मतलब होता है धड़ाम की आवाज, और जिंगल इज अ मेटालिक साउंड, यानी मेटल का साउंड। तो थर्ड और जिंगल की जो आवाज थी उस किसके जो ट्रेडिशनल बेकर के हाथ में एक बम्बू होती थी, नीचे से फटा हुआ रहता था, उसको वो जोर जोर से बजाता था, जमीन पर पटकता था, और उससे साउंड होती थी थर्ड की या फिर मेटलिक साउंड, जिंगलिंग साउंड। तो उससे क्या करता था, वो अपने अराइवल को अनाउंसमेंट करता था। हेराल्ड मतलब अनाउंस, तो हेराल्डिंग मतलब अनाउंसिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, और अपने मतलब वो जो ट्रेडिशनल बेकर हाथ में एक बांस लिए हुए, उसमें नीचे से फटा हुआ रहता था, और उसको जोर जोर से पटकते हुए बजाते हुए वो आता था और अपने अराइवल का वो सूचना देता था, है ना, सुबह में। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और ये चीज़ें आज भी कहीं कहीं सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। कहता हो सकता है कि फादर आज जीवित ना हो, लेकिन जो बेटे हैं वो आज भी अपने पारिवारिक व्यवसाय को, यानी फैमिली बिजनेस को, फैमिली प्रोफेशन को वो आज भी कर रहे हैं। द बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। वो बेकर्स जो हैं वो आज भी गोवा में पैडर के रूप में उनको जाना जाता है, उन्हें पैडर कहा जाता है ना। पुर्तगीज लैंग्वेज में पैडर का मतलब बेकर होता है, ठीक है, पुर्तगीज वर्ड है, पैडर का मतलब बेकर। तो जो आज भी बेकर्स हैं उनको क्या कहा जाता है, पैडर। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। बचपन के दिनों में बेकर्स जो होते थे गोवा में वो हमारे दोस्त हुआ करते थे, साथी हुआ करते थे, गाइड हुआ करते थे, यानी कि हम लोगों को कभी कभी दिशा निर्देश भी देते थे, है ना, जैसे एज अ गार्जियन आप कह सकते हो, लेकिन वो एज एन एल्डर वो हम लोगों को कभी कभी दिशा निर्देश देते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वो कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे। वंस ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड and then again when he returned after emptying his huge basket। और एक बार तो सुबह में जब वो मॉर्निंग में निकलते थे सेलिंग राउंड पर, यानी कि बेचने के लिए, और फिर शाम में मतलब रिटर्न जब होते थे इवनिंग टाइम में, तो अपने बास्केट को पूरा बेचने के बाद जब खाली बास्केट लेकर के लौटते थे तब भी वो हमारे घर के पास से गुजरते थे और हम लोग उनको देख लेते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू woke us up from sleep and we ran to meet and greet him। वो जिंगलिंग थर्ड यानी वो जोर जोर से मेटालिक तरीके से वो धराम धराम की जो आवाज़ होती थी उसके बांस के पटकने की, उससे हम लोगों की नींद टूट जाती थी और हम लोग जग जाते थे और हम लोग दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था भाई, ऐसा क्यों था कि हम लोग वहाँ दौड़ करके चले जाते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, नॉट एट ऑल। क्या ये उस ब्रेड के प्रति हम लोगों का प्यार था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द लोव्स आर बाउट बाय सम पैस्किन और बैस्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। ये जो लोव्स था यानी ये ब्रेड के टुकड़े, ये तो किसी नौकरानियों के द्वारा लाया जाता। देखो मेड सर्वेंट का मतलब महिला नौकरानी, है ना, नौकरानी, तो जिसका नाम क्या होता था, पैस्किन और बैस्टाइन। तो ये सब लोग जो है सो अपना ब्रेड लेकर के आती थी। तो फिर ये बच्चे लोग क्यों चले जाते थे भाई? What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make। देखो तो हम लोगों को किस लिए बहुत ज़्यादा मन करता था कि वहाँ पर चले जाए, तो हम लोग जो था देखने के लिए जाते थे ब्रेड बैंगल्स को, और जिसको हम लोग बहुत ही केयरफुली चूज़ करते थे। देखो अब यहाँ पे एक टर्म आया है ब्रेड बैंगल्स। व्हाट इज़ दिस ब्रेड बैंगल्स माय डियर? ब्रेड बैंगल्स एक टाइप का ब्रेड ही है, कभी कभी स्वीट होता है और ये बैंगल्स के शेप में होता है। आप देख सकते हो चूड़ीदार टाइप का, है ना, ब्रेड।
और उसमें कभी कभी वो मिठास रहता और एक अलग प्रकार की खुशबू होती थी, उसमें बहुत ही स्वीट फ्रेग्रेंस होता था। देखो आगे पता लग जाएगा। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। और वो बेकर्स जो थे वो अपना म्यूजिकल एंट्री करते थे, बहुत ही संगीतबद्ध तरीके से वो आते थे अपना प्रवेश लेकर के, और वो झैंग झैंग साउंड के साथ, वही मैंने बताया ना, बैम्बू स्टिक को वो जोर जोर से, स्टाफ का मतलब वो लाठी होता है, बांस। स्टाफ का मतलब टीचर भी होता है, स्टाफ का मतलब नौकर भी होता है, स्टाफ का मतलब किसी भी कंपनी में काम करने वाला कामगार मजदूर भी होता है, और स्टाफ का मतलब लाठी भी होता है ना। तो अपने बैम्बू के स्टिक से जोर जोर से पटकते हुए वो आता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंक्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड। एक हाथ उसको सपोर्ट करता था, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से अपने बास्केट को वो सिर के ऊपर पकड़े हुए, सपोर्टेड मतलब वो पकड़े हुए रहता था, और दूसरा हाथ में बांस रखे हुए रहता था, लाठी, और उसको जोर जोर से ग्राउंड के ऊपर पटकता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। वो अपने किसी भी घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग ये कहते हुए ग्रीट करता था, और फिर अपना बास्केट रख देता था वर्टिकल बम्बू के ऊपर, यानी खड़ी बांस के ऊपर अपना बास्केट जो है वो रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबक। देखो माइल्ड का मतलब होता है सॉफ्ट, रिबक का मतलब डांट। तो हम बच्चों को पुश्ड असाइड मतलब क्या, बगल कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था। तो हम बच्चों को हटा दिया जाता था वहाँ से एक सॉफ्ट रिबक के साथ, यानी हल्की फुल्की डांट के साथ। ये बच्चे हटो यहाँ से, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हटो हटो हटो, ऐसे करके। बट वी वुड नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब त्यागना, हार मानना। लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। हम लोगों को तो बड़े बुजुर्ग तो वहाँ से हटा दिया करते थे, एल्डर्स लोग, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड, देखो या तो हम लोग बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट के ऊपर। पैरापेट एक प्रकार से आप कह सकते हो छोटी बाउंड्री वॉल है ना, छोटी जो 2-3 फीट की, 3-4 फीट की हो सकती है। बच्चे लोग उस पर चढ़ जाते थे। घर के साइड में जो बाउंड्री वॉल्स होते हैं ना, उसको पैरापेट कह सकते हो। तो हम लोग उस पैरापेट पे चढ़ जाते थे और पीप का मतलब झांकना, इनटू द बास्केट समहाउ, किसी भी प्रकार से हम लोग उस बास्केट में देखते थे। तो बचपन में ऐसा होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम लोग भी अभी करते होगे। एंड आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोब्स। और मुझे आज भी इस राइटर को देखो, ये आज भी याद है कि उस ब्रेड बेंगल्स की जो अलग प्रकार की खुशबू थी वो कितनी सुंदर थी, वो कितनी अच्छी थी, वो आज भी याद करती हैं। इसका मतलब क्या है कि राइटर आज भी ब्रेड बेंगल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देखो वो जो लोब्स था यानी ब्रेड, वो एल्डर्स लोगों के लिए, और बेंगल्स यानी ब्रेड बेंगल्स मीठा वाला, ये बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और टू वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, एंड व्हाई शुड वी। और जब हम लोग ब्रेड बेंगल्स जब सुन लेते थे तो फिर हम लोग अपने टीथ को ब्रश करने के भी हम लोगों को चिंता नहीं होती थी, और हम लोग दौड़ पड़ते थे, और अपने मुंह को हम लोग ब्रश भी नहीं करते थे, माउथ ब्रश नहीं करते थे। और हम लोग क्यों करें ब्रश, राइटर ये सोचने कि भाई क्यों करें ब्रश। Who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush? अब कौन भाई इतनी परेशानी लेगा, मैंगो लीफ को तोड़ करके टूथब्रश बनाएगा, कौन करेगा इतना उसमें मैंगो लीफ का या फिर नीम की लकड़ी का। हम लोग भी देखते हैं, अभी भी बचपन में हम लोग जब नानी घर जाते थे तो उसी चीज़ों से हम लोग ब्रश करते थे, क्योंकि वहाँ पे ब्रश अवेलेबल नहीं होता था, हम लोग लेके नहीं जाते थे। तो वहाँ पे ब्रश या फिर बांस के भी छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है उससे भी ब्रश बनाया जाता था। तो राइटर कहती थी कि भाई क्यों ब्रश करें, क्या ज़रूरत था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। टाइगर ने तो कभी अपने टीथ को ब्रश नहीं किया। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। और हॉट टी यानी गर्म चाय तो एक बार पी ली तो सब कुछ मुंह का अंदर जो भी गड़बड़ कीड़ा मकोड़ा जो भी है सारा कुछ बाहर करके क्लीन कर देगा। हॉट टी ये तो सब कुछ साफ कर देगा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेड का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस क्या था गोवा के कल्चर में, ये हम लोगों को बता रहा है। ब्रेड मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल
just as a party or a feast loses its charm without bread. कहता है मैरिज के जो गिफ्ट्स होते थे वो मीनिंगलेस होते थे, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाता था बिना बॉल के. बॉल होता था एक स्वीट ब्रेड, है ना. और ठीक उसी प्रकार से फीस्ट का मतलब भी दावत होता था, पार्टी. तो उसी प्रकार से पार्टी या फिर दावत कोई अपना रौनक ही खो देता था बिना ब्रेड के. किसी पार्टी में अगर ब्रेड नहीं है तो वो पार्टी नहीं, दैट इज यूजलेस पार्टी, ऐसी मानी जाती थी. Not even can be said to show how important a baker can be for a village. और ये कितना भी कहा जाए कि बेकर जो है किसी विलेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही कम होगा. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of daughter's engagement. अब देखो किसी भी डाउटर की जो इंगेजमेंट होती थी उसके समय में उस जो घर की महिलाएं होती थी वो निश्चित रूप से सैंडविचेस बनाती थी. सैंडविच एक प्रकार का फूड आइटम है. केक्स एंड बॉलिनहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. ये केक्स वो भी ब्रेड का बना हुआ, और बॉलिनहास, देखो बॉलिनहास एक प्रकार का केक से बना हुआ ही मटेरियल होता है, खाने का आइटम, जिसके ऊपर कोकोनट को के कटिंग्स वगैरह डाले हुए रहते हैं. तो बॉलिनहास और केक्स, तो केक्स और बॉलिनहास ये बहुत ही मस्ट आइटम है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्रिसमस या फिर दूसरे त्योहारों के अवसर पर. Thus the presence of bakers furnaces in the village is absolutely essential. और इसीलिए बेकर के भट्टियों की जो उपस्थिति है किसी भी गांव में वो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यक है. यानी कि किसी भी गांव में बेकर की भट्टी होनी ही होनी है. The baker or the bread seller of those days had a peculiar dress known as कबई. अब देखो ये ड्रेस के बारे में जानते हैं. उस समय में बेकर या फिर जो ब्रेड को बेचने वाले लोग थे, सेलर, उस समय उनको एक अलग प्रकार का ड्रेस होता था. ब्रेड सेलर जो होते थे वो कबई वो पहनते थे. कौन सा वो ड्रेस था? कबई. और कबई कैसा होता था? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. ये एक सिंगल पीस का लॉन्ग सा फ्रॉक होता था जो कि बिल्कुल कहाँ तक पहुँचता था? नीज तक, घुटनों तक. और इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स एंड विच वेयर शॉर्टर देन द फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स. देखो, और बचपन में हम लोग क्या देखते थे कि जो बेकर्स होते थे यानी जो ब्रेड को बेक करते थे वो क्या पहनते थे? एक ट्राउज़र पहनते थे और एक शर्ट पहनते थे. और ट्राउज़र जो था वो कैसा होता था? फुल पैंट नहीं होता था और हाफ पैंट भी नहीं होता था, उसके बीच में, मतलब नीज, मतलब घुटने से थोड़ा सा नीचे, है ना. जैसे आजकल कैफ्री वगैरह जो चला हुआ होता है, बच्चे लोग, लड़के लोग पहनते हैं, तो उसी टाइप का पैंट होता था. बेकर्स लोग ऐसा पहनते थे. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a पैडर. और यहाँ तक कि आज भी यदि कोई उस प्रकार का पैंट पहनता है जो घुटनों से नीचे आता है लेकिन फुल पैंट नहीं होता है, तो आज भी उसे ये कहा जाता है कि वो एक बेकर की तरह ही ड्रेस्ड है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. हाँ, एक और बात देखो भाई, बेकर को डेली पैसा नहीं मिलता था. बेकर्स अपने बिल्स को मंथली कलेक्ट किया करते थे. और देखो कैसे बहुत ही सुंदर तरीके से रिकॉर्ड होता था. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द पेंसिल. और देखो मंथली अकाउंट्स जो थे वो किसी कैलेंडर वगैरह पे या फिर होता है ना कैलेंडर में, उसमें घेरा लगा करके या टिक मार के या फिर एक दीवार पे एक पर्चा लगा के उस पर डेट वाइज लिख करके टिक करते हुए, तो वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता था पेंसिल से टिक कर करके कि भाई आज के दिन हमने ब्रेड लिया, इतना लिया, उतना लिया या फिर नहीं लिया. तो उस प्रकार के से रिकॉर्ड करके और फिर लास्ट में उसका हिसाब करके वो लेता था बेकर जो है अपना पेमेंट. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. पुराने दिनों में बेकिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड. और बेकर और उसका परिवार कभी आज तक भूख से नहीं मरा. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. देखो बेकर्स, उसके फैमिली और उसके सर्वेंट्स सभी हमेशा बहुत ही खुश दिखते थे, प्रॉस्पेरस दिखते थे. प्रॉस्पेरस का मतलब समृद्ध होता है.
जिसको किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। देयर प्लम्प फिजिक, देखो प्लम्प का मतलब मोटा ताज़ा, फिजिक का मतलब शरीर है ना, बॉडी, उनका प्लम्प यानी मोटा शरीर वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। टेस्टिमनी का मतलब होता है सबूत, गवाह है ना, तो उनका जो मोटा ताज़ा शरीर होता था वो इस बात का खुला सबूत होते थे, खुले गवाह होते थे कि उनके नौकर, उनके परिवार और खुद भी वो हमेशा खुश और बहुत ही समृद्ध रहते थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इवन टुडे, और यहाँ तक कि आज भी, एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। यहाँ तक कि आज भी कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, और उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो फिर उनको ईजिली एक बेकर के रूप में कंपेयर किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर ए बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट था, और हम लोग बहुत ही जल्द इसका सेकंड पार्ट कुर्ग वो आपको उपलब्ध कर देंगे। निश्चित रूप से आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ें। यदि कोई प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, तो आप उसको मुझसे शेयर करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड